आ गए आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। इधर मुझे लटका देंगे, जबान ऐसी बार आएगी, दो आंखें बार आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। आप लोग चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। कुछ नहीं कहना मुझे तुम लोगों को, कुछ नहीं। तुम्हारी यही नामर्दानगी, बुजदिली, इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखो। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पे काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात? मैं समझ गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ। ऊपर से भगवान देखता होगा और सोचता होगा कि मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई है, इंसान। नीचे देखा तो साले सब कीड़े बन गए। रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो, आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। फिर उसका दूसरा डायलॉग, एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना दे। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता। सुबह उठो, घर से निकलो, भीड़ का किस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो, साला सुबह एक बार फिर मर जाओ। क्योंकि अंदर का आत्मा और इंसान मर चुका है, जीने के लिए गिनों समझौते कर चुका है। गिरो गिरो गिरो, उन पर्वतों पे से गिरो जो झरने के रूप में गिरते हुए अपनी अस्तित्व का अनिष्ट नहीं होने देते। मगर साला सोचने के लिए टाइम किसके पास है? क्योंकि एक मच्छर साला आदमी को हिचड़ा बना देता है। ऊंची दुकान, फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पिकदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। क्या करे, साला एक मच्छर आदमी को हिचड़ा बना देता है। हम भगवान के चहिते इंसान जानवर जिंदगी को गाली बनाए बैठे, और यहाँ शैतानों की नाजायज दौलत तहलका मचा रही है। क्योंकि क्या करे, साला एक मच्छर आदमी को हिचड़ा बना। फिर आता है अमरीश पुरी। अरे लाडो बेटा, प्रेमी है, दीवाना है, पर दुनिया की नजरों में तू एक आतंकवादी है। और आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती है शाकाल। फिर आता है राजेश अरोड़ा, जो कपिल शर्मा में वो अंकल बन के आता है। वो कैसे बोलता है? आज तू बेटा, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद है बेटा। आज तुम्हारा मुंह फटे हुए जूतों जैसा है। आज मैं सिद्धू साहब, आप यकीन नहीं करोगे, मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपको। मैं मेरे को पहले लौकी की सब्जी नहीं पसंद थी, पहले लौकी की सब्जी नहीं पसंद थी। इसका मुंह देखने के बाद मुझे लौकी की सब्जी पसंद आने लगी। आज तू बेटा, आज तू। फिर आते हैं अपने किशोर काका। किशोर काका एक गुजराती कैरेक्टर है। तो वो कैसे बोलते हैं? ફેટ માં નસકો રિપોર્ટ નાખીશ. તું છે ને મારા અહીંયા જોઈએ જ નહીં. તું છે ને તારા ઘેર જતો રહે. તો તું યાર ઘરે આવે છે એટલે મારા બૈરા જોડે ઝઘડા થાય છે. તારે મારા ઘેર નહીં આવવાનો ને. અત્યારે તમે જોશો કે અમદાવાદનું જે ટ્રાફિક છે ને, એટલે ટ્રાફિકના નિયમો એટલા કડક થઈ ગયા છે ને કે તમે યકીન નહીં કરો કે આમ તમે કોઈ હેલ્મેટ વગરનું માણસ આવે ને, એટલે આમ પોલીસ વાળા એમ કે આવો મારો જમાઈ, પોતાનો સગો જમાઈ આવે ને એવી વાતો કરે. આવો 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 એમ, એવું એવું એવું. એટલે આમ હું એક સલાહ આપીશ કે હેલ્મેટ અને બૈરું માથે ચડાઈને રાખો ને તો જ સુખી થવાય હો. फिर आता है ऑगी एंड द कॉकरोचेस। ऑगी एंड द कॉकरोचेस में क्या है कि बैकग्राउंड में नाना पाटेकर का वॉइस है, फिर ऑगी में शाहरुख खान का है, जैक में सनी देओल का है, बॉब में शक्ति कपूर का है। और फिर वो जो कॉकरोचेस है उसमें एक का वो मोटू है, उसमें परेश रावल का है, और पतलू है उसमें ये अरशद वारसी का है। तो वो लोग कैसे एक सिनारियो है, तो वो लोग कैसे बात करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले सबसे शुरू होता है पहले नाना पाटेकर से बैकग्राउंड में। अच्छा, आसमान से गिरा खजूर में अटका, औगी तेरी किस्मत का हर मटका फूटा। अच्छा है, आज मौसम है बड़ा सुहाना, औगी बना है स्विमिंग का दीवाना। बीच समुंदर में जाके डुबकी लगाई, पर हाय रे उसकी किस्मत, उसकी पूछ एक शार्क के जबड़े में आई। बच्चा पार्टी मत लेना टेंशन खाली पीली, ऑगी और कॉकरोचेस के लिए हो जाए एक जोरदार ताली। अच्छा है। फिर आता है ऑगी, भैया सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है भैया। आई जस्ट लव स्विमिंग। भैया मेरी पूछ को क्या हुआ? शार्क छोड़ दे मेरी पूछ को।
तू रुक जरा, मैं मेरे भैया को बुलाता हूँ। भैया दौड़ दौड़ के आओ, भाग भाग के आओ, कुछ नहीं तो मेरी चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ के आओ। ए भैया, बचाओ। फिर आता है जैक। ओए ओए ऑगी, तेरा भाई भी जिंदा है, तू फिक्र मत कर। तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा, तोड़ फोड़ के फिर जोड़ डालूंगा। ए शार्क, मेरे भाई को छोड़ दे। मुझे पता है कि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। पर मेरा भाई बिल्ला हुआ तो क्या हुआ, पर उसका जिगरा तो एक शेर का है ना। तोड़ छोड़ दे उसको, वरना तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा, सारे दांत उखाड़ के फेंक डालूंगा। ओए फिर आता है बॉब। आओ, दक्की चुका, मेरा नाम है बॉब, बलवान बॉब। ऑगी के नींद से चुराता हूँ ख्वाब। आओ दक्की चुके, ऐ शार्क, सीधी तरह से छोड़ दे मेरे ऑगी, वरना तेरी हो जाएगी दक्की चुका। आओ। फिर आता है मोटू कॉकरोच। बुअकला गया हुआ, ये बिल्ला बुअकला गया हुआ, ये शार्क तो उसका पूरा कच्चा चबा जाएगा। इस शार्क को सबक सिखाना पड़ेगा। तू जा जल्दी से शार्क को मेरे पास लेके आ, मैं उसको गरम तेल में फ्राई करके ऑमलेट के साथ खाएगा। बुअकला गया रे, भारत माता, इससे कुछ नहीं आता। फिर आता है पतलू। कॉकरोच गैंग जिंदाबाद बिड़ू, कॉकरोच गैंग टेंशन लेने का नहीं देने का बिड़ू। ये कॉकरोच के दिमाग में केमिकल लोचा लग रहा है मेरे को, इसका शारीरिक नहीं मानसिक संतुलन भी हिलेला है। कॉकरोच गैंग इसको मारते, चलो इसको जप्पी की नहीं कोने में लेकर टप्पी देते। कॉकरोच गैंग हल्ला बोल। फिर आता है नाना पाटेकर बैकग्राउंड में लास्ट में। अच्छा फिर क्या था, शार्क की हो गई पिटाई और ऑगी की हो गई रिहाई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर एक उंगली की ताकत से काम नहीं बनता तो सारी उंगलियां मिलकर मुट्ठी बन जाओ, जीत तुम्हारी ही हो। जीत गई ऑगी एंड कॉकरोच की टोली, सभी के लिए एक बार हो जाए जोरदार ताली। थैंक यू गाइस। Wonderful, Falgun. It was an excellent mimicry that you've done of all the artists. I wish all of us were there in front of you to probably give you an applaud there. Okay, moving on with this, Falgun will continue with us. He'll be coming in between again. Continuing with our session, we also have Prakash Jha. Probably to give you a small introduction about Prakash. Avara Banjara is the pen name of Prakash Jha. He is a traveler, storyteller, quiz master. And he is an ex-banker, a computer graduate from NIT. Probably he has drastically changed his life from a corporate world to becoming a traveler. Prakash has traveled more than 1 lakh kilometers across all the 28 states of India and the Union territories. And his agenda for future is to travel all the countries in the world. Probably all of us will also listen to him in terms of his how he has done that travel at a pretty low cost. Probably we will be hearing and understanding more during the session about it. Prakash has also done his MBA from FMS Delhi. He has 10 years of professional experience across primarily the banks, Standard Chartered Bank, HSBC, Yes Bank. Currently he is an adjunct faculty at Gujarat University and EDI Gandhinagar, taking sessions on the travel. He has undertaken this vision of Humo Firo Bharat, where he is looking to revive a travel across all the 736 districts of India. Before traveling, he also had his entrepreneurial stint in making short films, e-commerce venture, and hospitality chains that he had. So Prakash currently has been bringing his holistic life experiences to conduct various student and employee engagements like interactive quiz shows, corporate workshops, and e-learning solutions. So we have a very talented Prakash. So after Falgun, we now I hand it over to Prakash for taking ahead.
Falgun, हाँ बोलिए सर जी. sorry, Parmesh, you're running the video now. So after the dialogue, after that thing, yeah, I am ready with the videos. So Falgun, you could start and then the video. प्रकाश भाई वो हेलो सर जी, प्रकाश भाई को बोलो ना वो अनम्यूट हो जाए. वो अनम्यूट नहीं होंगे तो फिर. हाँ, am I audible, फाल्गुन? हाँ 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 हाँ, अब हो गया. स्टार्ट. हाँ हाँ. हाँ, वीडियो नहीं आ रहा है आपका. नहीं, अभी वीडियो नहीं करना है. ओके, अब ठीक है, स्टार्ट ठीक कर. ठीक है, ठीक. हाँ, अरे start. ओ आवारा बंजारा, जी हुजूरबा, कितने मुसाफिर थे सरकार एक अकेलवा हम ही थे, और राज्य पूरे 28. एक आदमी और 28 राज्य, फिर भी जिंदा लौट आया, और वो भी कर्णावती में. मेहरबानी आपकी साहब, वरना ही खेतबा का मूली का करता रे. शाबाश चूरमुर, वैसे काल आए हो हम कालिए. सरकार पूरे देश का वीडियो ट्रेलर है हमका पास, कहे तो अभी का अभी रिमोट बा दबा देगा. आज दिखाया जाए. ले द वीडियो. Audio is not coming. Parmesh, 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 can you please restart the video with audio, with volume? Parmesh, 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 are you there? रिपीट करते हैं.
Parmesh, can you hear me? Yes, sir. There is no voice here. The video. 1 second, sir. 1 second. So sorry, sir. There was some technical glitch in the first time, so audio was not there. Parmesh, I think second also audio was very tough. Its sound was not clear. Fair enough. So let's continue. Apologies to all of you for the audio glitch. But this video is also available on the YouTube. All those people who are interested, probably you can share the link as well. It's a beautiful music along with a glimpse of the Prakash travel. Okay, over to you, Falgun now. Mogambo Kushua, Casa Baside Tonka. आशीर्वाद ही बहुत है सरकार इस तुच्छ तथा प्राणी के लिए। तथास्तु। अरे ओ मॉडरेटर जी, अब आप भी तनिक महफिल में रंग जमाइए। Okay.
Prakash, probably we will try understanding to some of the questions to that. And Prakash, probably I've known you for more than now 10 years, and I'm still curious to know what was the turning point that propelled you from moving from a very cushy and a high-profile banking job to a traveler, an uncertain world of a traveler. See, ये like we say in Hindi ना, ये एक लंबी दास्तान है. तो when I dig into the past and then I connect all the dots, मुझे लगता है कि this was sometime in. Prakash, sorry to interrupt. Your voice is a little low. Can you just? Yeah, am I audible now? Better. Okay, so I'm saying after all of my travels were over, there was one fine day when I happened to come across a book. This book had the title A Search in Secret India by Paul Brunton. तो मुझे अचानक से पीछे मैं अपनी मेमोरीज में पीछे चला गया. I went back in 2002 and then I remembered कि when I was just fresh out of my engineering college and I was preparing for my CAT and one fine day मैं IIM अहमदाबाद के बाहर चाय की चुस्कियां ले रहा था और फिर पता नहीं मुझे क्या लगा कि मुझे एक बार पता नहीं कैट के बाद मैं IIM में आऊँ या नहीं आऊँ, लेकिन मुझे एक बार जरूर अंदर की हवा लेनी चाहिए. और मैं धीरे धीरे अंदर कैंपस में जाते गया. जाते जाते मुझे ध्यान नहीं था, मैं ऊपर लाइब्रेरी तक चला गया. लाइब्रेरी तक जाके मुझे एक बुक दिखी वहां पे, पता नहीं क्यों. उस बुक का नाम था सर्च इन सीक्रेट इंडिया बाय पॉल ब्रंटन. एंड इस किताब पता नहीं मुझे कहीं ना कहीं वो उसका टाइटल वाज सो एक्साइटिंग एंड इंट्रिगिंग फॉर मी कि आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू द बुक. एंड ब्रीफ में ये बताऊंगा, द बुक इज अबाउट द ट्रैवल्स ऑफ अ ट्रैवल जर्नी ऑफ अ स्कॉटिश जर्नलिस्ट जिसको हमेशा ऐसा लग रहा था कि उसे इंडिया बुला रहा है और एक दिन वो लंदन से सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया आ जाता है बस अपने मेंटर को ढूंढने के लिए. And then for the next 2 years, he travels the length and breadth of India, right from the Himalayas to the Nilgiris, from the Aravalis to Kamakhya. और उसके बीच में उसके इतने जो भी incredible experiences हैं, उसको उसने उस किताब में शेयर किया हुआ है. Like when he went deep inside the Himalayas, he found a man who was, in that ये योगा वाले पोज में he was 6 inches above the ground. अब ये तो लॉजिक डिफाई करती है. Then he found a sage whose hair had probably grown 20-30 feet जितना लंबा है and उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे कीड़े मकोड़ों के घर बन गए थे. Then he found someone जो सिर्फ किसी के भी माथे पे हाथ रख देने से the other person would get cured. तो इस तरह के extraordinary experiences he had written in this book. एंड आई फाउंड इट सो एक्साइटिंग कि मैं IIM अहमदाबाद के लाइब्रेरी से वो किताब लेके आके देखा. मैंने गार्ड नहीं था, मैं घर आ गया, 10 दिन पढ़ा और उस किताब को रख दिया वापस जाके एक दिन. और मुझे यूं लगा कि ये क्या इसको सूझा होगा कि इसने सब कुछ अपना फैमिली छोड़ दिया, अपना जॉब छोड़ दिया और ऐसे ही भटकते हुए आ गया. आई मीन आई डोंट नो, बट वो तो वहां पे मैं ये सोच रहा था. देन इन माय लाइफ आल्सो धीरे धीरे फिर MBA हो गया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया. और फिर जब एक दिन अनजाने में मैं भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मुझे ऋषिकेश बुला रहा है एंड देन आई वेंट टू ऋषिकेश. और ऋषिकेश से होते होते कब पता नहीं चला कि सारे 28 स्टेट्स और 8 UTs का में कदम रख दिया. तब मुझे जब मैंने डॉट ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि जो उन्होंने किया था वही जाने अनजाने उसका एक कहते हैं ना एटम मैंने भी कर दिया. तो मुझे लगा कि इस चीज की नींव उसी दिन गड़ी थी 2002 में when I accidentally happened to lay hands upon that book. तो मुझे लगता है that in itself had sown the seeds. बाकी तो चीजें टर्निंग पॉइंट लाइफ में धीरे धीरे करके बनती चली गई. So that was about it. Wonderful, Prakash. I mean, that was probably a strong trigger, and I could sense also from what you shared
the thing that you've traveled to, probably you've tried copying him there. Okay, during your experience, did you have any kind of a time travel experience or a travel nostalgia? See, by time travel, there's a book by Can you H.G. click on your video, please? Ah. Yeah. Basically, there is a book, The Time Machine by H.G. Wells. And when he says time travel, he means past, present, and future. So basically, time travel means either you can travel in the past. Say, for example, if I tell you कि you are now going to meet Lord Buddha, so that means basically you are going back 2000 years back in time, and you can visualize how the world was at that time and the kind of experiences you would have at that in that very particular journey. So you'll go through that. So when I talk about time travel, especially in times of lockdown, the every moment, every day you get that feeling. तो मुझे आज भी लगता है, जैसे मैं ऋषिकेश की बात करूं, तो जब मैं पहली दफा ऋषिकेश पहुंचा था तो सुबह हो गई थी, और उस दिन की सुबह मेरी ऐसी हुई थी जैसे मंदिरों में सुबह 5 बजे आरती हो जाती है, वो आपको उठा देती है। उसके बाद धीरे धीरे मैं चलना चालू हुआ लक्ष्मण झूला की ओर, और गंगा जी बह रही थी। ये मॉनसून का टाइम था, तो उस टाइम जो पत्थरों पे पानी जब टकराती है तो किलकिलाहट वाली जो आवाज आती है, कहीं ना कोई साधु जा रहे हैं, कहीं ना कोई सुबह म्यूजिशियन कुछ बजा रहा है, कहीं ना कहीं कोई चाय के चुस्के ले रहे हैं। अगर आप ऋषिकेश में जाएंगे तो आप रास्ते में भी देखेंगे कि काफी सारे फिरंग लोग भी बाहर से आते हैं, काफी सारे हिपीज लोग भी आते हैं, कहीं गाय चलती रहती है, कहीं पे कोई गिटार लेके रास्ते में बैठा हुआ है, कहीं कुछ शिव भगवान की आरती हो रही है। तो वो करते करते कुछ लोग खाली कुछ नहीं, बस गंगा जी के तट पे ऐसे ही बैठे हैं। क्यों बैठे वो पता नहीं, कुछ लोग अपनी आराम की नींद ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टाइम ट्रैवल इज बेसिकली आपने कुछ अगर पहले महसूस किया हुआ है उस चीज को, या वो एक्सपीरियंस लिया हुआ है, उस चीज को क्या आप वापस से रिलीव कर सकते हो। तो मैं हर पल हर दिन, ये मैंने आपको ऋषिकेश का ही एग्जांपल दिया। दूसरा मैं आपको लक्षद्वीप का भी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मुझे लक्षद्वीप जाने का मौका मिला था, और मेरी हमेशा तमन्ना थी कि मैं एक शिप जर्नी भी करना चाहता हूँ। तो कोझिकोड से मैंने एक शिप ली, और शिप पे 16 घंटे बाद हम लक्षद्वीप पहुंचे थे। तो पहली बार जिंदगी में शिप पे से कैसा सनराइज होता है, शिप पे से कैसा सनसेट होता है, वो एक अलग ही मजा है। आप जाते हो, शिप चल रही है आगे, चारों तरफ सागर ही सागर है, कोई आवाज नहीं है एक्सेप्ट खाली जो शिप जो पानी को काट रही है, तो उस वेव स्पेस से जो थोड़ी बहुत जो कहते हैं ना कि आवाज आती है, बस वही रहती है। और आप तब जो सूर्योदय या सूर्यास्त देखते हो उसका मजा ही कुछ और है। आसमान एकदम क्लियर है, अगर कहीं बादल हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर एकदम जो कहते हैं ना कि आपको यू वुड एंड अप सीइंग द होराइजन एवरी डे, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग। और उसी में जैसे रात में मैं शिप के सबसे ऊपर चला गया, और सब सो गए थे रात के 2 बजे, और शिप जा रही थी आगे, खाली दूर एक और शिप कोई आ रही थी, उसमें से थोड़ा बहुत लाइट दिख रहा था। और तब हमने थोड़ा सा माउथ ऑर्गन बजाना चालू किया। तो आप जो कहते हैं ना कि द फीलिंग ऑफ नथिंगनेस, वो सोलफुल फीलिंग आज भी बार बार अगर मैं सोचता हूँ रोज, तो मेरे अंदर आती रहती है। और फिर जब लक्षद्वीप पहुंचे तो फिर हम एक और आइलैंड पे गए। दिस आइलैंड इट इज एन अनइनहैबिटेड आइलैंड। सोचिए जहाँ कोई नहीं रहता है। अब आप सोचिए कि ऐसे किसी टापू पे आप जाते हो जहाँ कोई नहीं रहता, वो फीलिंग ही अलग है, कोई मनुष्य ही नहीं है, सिर्फ आप हो और प्रकृति है। अगर आप जिस शिप से आए, अगर वो शिप चली गई या फिर वो नाविक चला गया, तो वो जैसे वो कास्ट अवे मूवी है ना कि यू हैव टू रिक्रिएट दैट सिविलाइजेशन, वो वाली बात हो जाएगी। तो वो एक बहुत ही अलग ही फीलिंग है। अगर हवा भी आती है नारियल के पेड़ों पे,
तो आप वो हवा की आवाज सुन सकते हो, खाली हवा को महसूस नहीं कर सकते हो, वो एक अपने आप में एक लिविंग बीइंग हो जाता है। तो एक बहुत ही अलग किस्म का, जो कहते हैं ना कि ये इसी तरह से मैं अपने हर एक्सपीरियंस को जीता रहता हूँ हर रोज, सोच के अपनी इमेजिनेशन में, अपनी विजुअलाइजेशन, इस तरह की टाइम ट्रैवल। अमेजिंग अमेजिंग प्रकाश, आप जब बोल रहे हैं तो हम लोग भी महसूस कर रहे हैं जो कैसे रहा होगा। तो आपका खुशनसीब है ये एक्सपीरियंस किया हम लोग। तीसरा, ये हाउ with this COVID crisis happening, obviously traveling industry is one of the largest hit, biggest sufferers. But how do you see travel evolving post this crisis? सर मुझे कहीं ना कहीं, आई मीन आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑलरेडी कोविड थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट तो हो ही गया है ट्रैवल में, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 years. So what is going to happen is we might get a vaccine for COVID maybe very soon. So the vaccine will allay the fear, but still मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ट्रैवल नहीं करना ऐसा बैठ गया है। एंड मुझे लगता है अगले 1-1.5 साल तक तो बहुत कम लोग निकलेंगे। इट विल बी मोर ऑफ आइदर बिजनेस ट्रैवल या फिर लीजर ट्रैवल होगा, वो बहुत हाई एंड वाला। तो इसमें व्हाट आई सी इज कि अभी जैसे पहले हम लोग हिचहाइक कर लेते थे और कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके चले जाते थे, अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज people will not travel that far, number one. So they will try to explore places in and around their place of residence, more likely. And if at all, whenever they are going na, I guess खुद की गाड़ी लेके जाएंगे, because they will try to eliminate as much of touch as possible. तो अपनी गाड़ी लेके गए जैसे, and they might select a high end or only that properties, I mean, which actually confer to all the COVID guidelines की जो जगह एकदम disinfected है, उनका कुछ सर्टिफिकेशन अगर है, वहां पे जो स्टाफ है they also follow all the COVID guidelines. तो इस तरह की चीजें लिमिटेड रहेगी, which again means higher cost और फिर जो high end properties है। तो मुझे लगता है कि ट्रैवल अगेन विल नाउ गेट रेलिगेटेड टू द लग्जरी सेगमेंट कह दीजिए, या फिर स्लाइटली हायर मिडिल क्लास वाला जो सेगमेंट है उनके लिए। तो इस तरह की चीज रहेगी। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि सोलो ट्रैवल विल आल्सो गेट अ बूस्ट, लाइक फॉर एग्जांपल हिच हाइकर्स और बैकपैकर्स, they would probably want to have their own vehicle, अपने साथ टेंट लिया और कहीं पे भी रास्ते में या कहीं रुक गए और अपने साथ वो बाइक पे या फिर जो अपना व्हीकल है उसमें यू कैरी ऑल द एसेंशियल्स, कि मुझे अगर कहीं खाना भी बनाना है तो आई कैन डू इट ऑन माई ओन। तो बेसिकली people will travel, no doubt, but in a very cautious way, minimizing the points of contact. तो इसलिए इस तरह का ट्रैवल विल गेट अ बूस्ट, ऐसा आई फील। No doubt after 2 years, once the vaccine is there and slowly this stops hitting the news line, then obviously धीरे धीरे करके things will normalize, people will forget, and then again will be back to how it was pre-COVID. Probably, I think these are really bad times for the travel and travelers as well. So Yeah. let's hope things settle down fast and get back to normal. Now, my last question: any message for the young travel minds? And Prakash, just a small request again, we are not able to see you. If you could just look at your video. एक मिनट, where is that option? I guess Prameet, just a minute. Parmeet, Yes, sir. it's okay. Now I can be seen. Okay. So my message is, see, all of you young minds, I guess most of you are in your late teens or maybe early 20s. So this take is that, see, in the West, there is this, very popular concept called as gap year, wherein basically
students, whilst pursuing their graduation, they take a year off to explore the world. So I won't say that you guys also should take a year off, but somewhere down the line, I feel all of you should explore India once in your lifetime, and explore it in a, you know, sort of a very frugal way, like you know, backpack across India. And why India I'm saying is, to me, travel is like you know, like a higher form of education. In if you even compare it with ancient India, pehle, like for example, Takshila and Nalanda were one of the most famous universities across the world, and we had a lot of other universities also. So I'm just giving you the example of Takshila, ki whosoever wanted to study at Takshila, for example, take the example of someone who is from Tamil Nadu and wanted to study at Takshila. तो तक्षशिला में 4 द्वार हुआ करते थे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. ईस्ट से चाइना वगैरह और साउथ ईस्ट एशिया से लोग एंटर करते थे. वेस्ट से साउथ इंडिया, वेस्ट से ग्रीस वगैरह, ईरान और वो कंट्रीज से लोग आते थे. नॉर्थ वगैरह में सेंट्रल एशिया से लोग आते थे, और साउथ में गुजरात हो गया, सदर्न इंडियन स्टेट्स हो गया, राजस्थान हो गया, सिंध हो गया, वहां से लोग आते थे. तो whenever suppose someone from South India या फिर कहीं उनको अगर जाना था, तो in those days they didn't have any mode of transport, तो they would typically walk across. तो लोग चल चल के जाते थे तक्षशिला तक पहुंचने के लिए, तो उनको 6-8 महीने आराम से लग जाते थे. उस 6-8 महीने में आप आज पता नहीं कितने गांव आप कवर कर लेते थे, कितने रास्ते में आपके अलग अलग एक्सपीरियंसेस आ जाते थे, कितने घाट घाट का आप पानी पी लेते थे, कितने अलग अलग तरह के व्यंजन खा लेते थे, एंड आपने पूरा समय अपने साथ बिताया होता है. तो करते करते आप इतने रफ एंड टफ हो जाते थे, एंड इतना समय जो आपने अपने साथ बिताया होता था, तो द लेवल ऑफ चर्निंग दैट हैपेंड इन द माइंड would actually turn you into a philosopher. So by the time उस तरह का philosopher who would actually know all the, you know, answers to the existential aspects of life, कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या strength है, मेरा क्या weakness है, what is that aspect wherein I need to improve upon myself. So by the time he or she would reach Takshila, और वो suppose के साउथ के गेट पे पहुंचे, तो in those days there were no entrance test. तो उनको खाली 2 या 3 क्वेश्चन पूछते थे, आप कौन हो, आप क्या चाहते हो, ठीक है, और आपका क्या मिशन है लाइफ में. एंड बिकॉज इतना आपका रिच एक्सपीरियंस रास्ते में हो गया था, तो आप बहुत इजीली उनको आंसर कर देते थे, और उसके बाद फिर आपका एडमिशन हो जाता था. एंड दैट इज द रीजन वी हैड, यू नो, पीपल हु वर लाइक भास्कराचार्य से लेके, आर्यभट्ट से लेके, पतंजलि से लेके, तुलसीदास से लेके, आप किसी भी महान व्यक्तित्व को अगर देखते हैं, तो उन सब का कहीं ना कहीं ट्रैवल एक जर्नी, यानी ट्रैवल एस्पेक्ट रहता ही था. चाहे आप स्वामी विवेकानंद जी को देख लीजिए, उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा की थी. जब गांधी जी भी पहली बार भारत में आए थे, तो उनके गुरुजी गोखले थे, तो उन्होंने पहले उनको कहा कि पहले आप भारत का भ्रमण कीजिए, आपको तब भारत समझ आएगा, उसके बाद आप सोचिए आपको क्या करना है, नहीं करना है. तो हमेशा मैं यंग माइंड्स को यही कहूंगा कि अभी तो ठीक है, कोविड है, तो यू हैव टू स्टे होम एंड स्टे सेफ, बट कहीं ना कहीं आज नहीं तो 2 साल 3 साल के बाद आप हमेशा ये चीज अपने लाइफ में रखना, क्योंकि एक तो आप माइंड इवॉल्व हो जाओगे, ग्रो करोगे, एंड सेकेंडली आपके पास इस तरह की मेमोरीज रहेगी कि मे बी अगर आप सोच रहे हो कि आप 60 या 70 पे जब आप अपने लाइफ के लास्ट फेज में रहोगे, तो उस टाइम पे जब आप पन्नों को, अपनी जिंदगी के पन्नों को पलटोगे, तो वो पिक्चर्स आपके चेहरे पे एक अलग 1000 वॉट की स्माइल ला देगी. तो बस मैं यही बोलूंगा कि वो एक लाइन है इनकी, राहुल सांकृत्यायन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रैवलर्स, और हिंदी लिटरेचर में उन्होंने काफी अच्छी 1-2 किताबें भी लिखी हुई है, वोल्गा टू गंगा. तो उसमें से उनकी एक लाइन है जो मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा. वो कहते हैं, सैर कर दुनिया की गारिब, सैर कर दुनिया की गारिब, जिंदगानी फिर कहाँ,
सैर कर दुनिया की गारिब जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी मिल भी गई। सैर कर दुनिया की गारिब जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी मिल भी गई तो नौजवानी फिर कहाँ। So you should all travel when you are young, when you are full of energy, when you are full of enthusiasm. बस और अभी फिलहाल लेकिन you should be confined to your homes. And अभी अगर travel करना है तो do a virtual travel so that you are ready. आपको देश के बारे में पता हो and lot of other aspects. That's it. Wonderful, Prakash. Wonderful. I think this is an excellent. Let's continue with it. Falgun, over to you now. खामोश आथू बोरिंग आत्मा लोग, दिमाग का दही कर दिया तू तो। अरे ये ऑडियंस वालों, थोड़ा चुप्पी तोड़ो और इस जटिल बुद्धिजीवी को थोड़ा क्वेश्चन बा पूछो। Audience, you can ask questions. We have a 10-minute slot. Anyone? Anyone among the audience, do you wish to ask any questions to Prakash? Hello, sir. Navjot here. Hi Navjot. How are you, sir? All well. How are you? I'm good, sir. Yeah. सर वो एक बार वो नागालैंड वाला किस्सा सुना दे सर। कौन सा वाला? नागालैंड। अच्छा वो। Yes, sir. अच्छा ये मैं जा रहा था, आसाम जा रहा था, और उस दिन न जाने मैं ट्रेन में खिड़की की ओर ही बैठा था। मैं हमेशा कोशिश करता था कि खिड़की वाली सीट लूं और बाहर के नज़ारे देख रहा था। आसाम की अपनी अलग खूबसूरती है और काफी पानी है, काफी ग्रीनरी है। और तभी मेरे बगल में एक बुजुर्ग थे, पता नहीं उनको क्या लगा, हमारी बातचीत होते गई और उन्होंने बातों बातों में जिक्र किया कि यहाँ पे एक घर है ऐसा जहाँ पे वो घर का जो किचन है वो बर्मा में है और जो उसका बेडरूम है वो इंडिया में। अब जैसे ही उन्होंने ये बात कही, मुझे कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि मेरे अंदर की उत्सुकता एकदम से जाग गई, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा घर कैसे होगा कि उस घर में से इंटरनेशनल बाउंड्री जा रही है। यानी आप रोज अपना भोजन कर रहे हैं किसी और देश में और सोने आ रहे हैं किसी और देश में। तो मैंने उनको पूछा उसके बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये नागालैंड में एक मॉन करके डिस्ट्रिक्ट है, आपको वहां जाना पड़ेगा और वहां पे जाके आपको सब कुछ पता चलेगा। अब मुझे तो ये सब कुछ पता नहीं था और मेरा कोई प्लान तो रहता नहीं था, तो मैंने अपना बैग पकड़ा और वो ट्रेन जहां तक जा रही थी वहां तक गया और करते करते लोगों से पूछते पूछते मॉन डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया। अब मॉन डिस्ट्रिक्ट से लेकर आगे ये लोंगवा करके गांव है। तो मुझे लोगों ने ये भी बताया कि आप जिस गांव जा रहे हो इस घर को ढूंढने के लिए, वहां पे इस तरह के ट्राइब्स रहते हैं कि अगर उनका आपसे कोई झगड़ा हो गया या वाद विवाद हो गया तो वो उस तरह के वॉरियर हैं कि झगड़ा के बाद लड़ेंगे तो जो आपके साथ अगर हुआ तो, और बहुत आगे बात बढ़ गई तो, और वो तब तक नहीं रुकेंगे, आपको मारने के बाद पहले तो मार देंगे और मार देने के बाद आपकी गर्दन काट देंगे और गर्दन काट के, ठीक है, आपका मुंडी पकड़ के उस मुंडी को अपने घर के एंट्रेंस पे लटका देंगे और साथ में आपकी पीछे रीढ़ की हड्डी में से एक हड्डी भी ले लेंगे और उनके गले में एक हार होता है उसमें उसको डाल देंगे। और इनका ये रूल है कि जिसके घर के एंट्रेंस पे जितनी ज्यादा मुंडियां हुई, वो गांव का सरदार कह दीजिए, राजा कह दीजिए, वो
बन जाएगा। तो ये मैंने सुना था, और फिर उसके गले में भी उसका एक प्रूफ रहेगा। अगर सपोज 2 मुंडियां काटी है तो 2 मुंडी घर के एंट्रेंस पे रहेगी, और बाकी जो उनका गले का जो हार है उसमें भी आपको 2 दिखेगा। उससे पता चलेगा कि इसने 2 मुंडियां काटी है। जिसने ज्यादा काटी वो विलेज का हेडमैन बन जाता है, उनकी भाषा में उसको अंग कहते हैं। तो जब मैं मॉन पहुंचा तो ये मॉन का बहुत ही यूनिक लोकेशन है, यूं अगर आप कहेंगे तो नॉर्दर्न नागालैंड में है। उसके ईस्ट में बर्मा है, उसके नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश है, उसके वेस्ट में आसाम है, और नीचे नागालैंड। और मॉन मॉन में मुझे पता चला कि मॉन से लोंगवा जाने के लिए करीबन है 60 किलोमीटर, लेकिन करीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं। अब जब मैंने सोचा कि सुना कि यार 60 किलोमीटर जाने में 5-6 घंटे लगते हैं, तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा तो कैसा रोड होगा। क्योंकि हम तो अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेस वे वाले थॉट में रहते हैं ना कि 100 किलोमीटर हुआ 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो जब गए तो मांड मांड एक एम्बेसडर मिली, जो सफेद वाली, जो पहले नहीं बंगाल में प्रीमियर पद्मिनी जो मूवीज में दिखाते थे कैलकाटा में, उस तरह की थी। उसमें करते करते रास्ता समझ लो ऐसा था कि कितनी बार तो हम आगे जाके पीछे आते थे, पता नहीं कितनी बार गाड़ी रुक गई। और फाइनली वहां पे पहुंचे। तो मुझे पहुंचना था, तो करते करते 3-4 वहीं बज गए। मुझे 11 बजे की जगह लेट हो गया। और जब पहुंचा तो वहां पे सीन ही कुछ अलग था। यानी यूं तो मैं नहीं कहूंगा कि इंडिया या वर्ल्ड क्या है, ऐसा लगा कि आप एक पूरी अलग ही दुनिया में पहुंच गए हो। यानी जहाँ रोड का या लाइट का इस सब का बहुत दूर दूर का कोई ठिकाना नहीं। वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज एज सच मुझे जो कही गई वो नहीं थी। एक आसाम राइफल्स का पोस्ट बॉर्डर पे है, और एक विलेज डिस्ट्रिक्ट के शुरू में। तो अगर अंदर कुछ आपके साथ हुआ भी तो आपको कोई ट्रेस भी नहीं कर पाएगा कि क्या है नहीं है। मुझे लोगों ने ये भी कहा कि लोग बंदूक बंदूक नॉर्मल है, कंट्री गन तो ऑफिशियली अलाउड है, कि जब लोग अपने साथ ही कंधे पे लेके चल के जाते हैं, कहीं कोई अच्छी पक्षी दिख गई, कुछ दिख गया और धाड़ देके उड़ा दिया, आज का भोजन वही हो गया। तो उस तरह की चीज, और ये सब लेके लोग नॉर्मली चलते जाते हैं। बट मेरे अंदर कीड़ा था, तो मैं फाइनली वहां पहुंचा मॉन में। और वो जो भाषा बोलते हैं वो नागामीज भाषा बोलते हैं, विच इज अ मिक्स ऑफ असमीज एंड नागा। तो ना ना उन लोगों को हिंदी और इंग्लिश आती थी, ना मुझे नागामीज आती थी। लेकिन हम साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते करते, मुझे किसी ने बताया कि उस पहाड़ के टीले पे वो घर है। फिर मैं उस टीले पे पहुंचा और वहां पे अंदर गया। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो 4-5 लोग थे, और कोई लाइट नहीं थी, ठंड का टाइम था, अंधेरा ऑलमोस्ट हो गया था। वहां तो 4 बजे अंधेरा हो जाता। और अंदर एक रूम में पहुंचा, और अचानक 4-5 लोग एकदम से घबरा गए मुझे देख के। उनको लगा कि कौन आ गया, किस लिए आया है एकदम। और वहां आग जल रही थी, उस आग के ऊपर एक कुत्ता लटका हुआ था, और शायद वो रोस्ट हो रहा होगा। और 4-5 लोग उसके आजू बाजू सेक रहे थे अपने आप को। और 1-2 लोगों को मैंने देखा, उनके पूरे चेहरे पे टैटू बने हुए थे। ये तो जाने दो कि 50 या 100-200 साल आगे, मेरा पहला थॉट ये आ गया कि जैसे वो आदि मानव हुआ करते थे उस जमाने के। और उनको देख के मैं एक अलग मोड में चला गया। और वहीं पे फिर मैं चूंकि इतना घूम चुका था, तो मैंने उनको स्माइल दी। तो स्माइल देने से वो उनमें से एक मेरे साथ आ गए, मैंने उसको गले लगाया, कुछ फोटो वोटो ली। और उसके बाद कुछ देर वहां रहा और देखा कि कहाँ से ये जाता है। फिर साइन लैंग्वेज से पता चला कि इनका आधा गांव इधर है, आधा गांव उधर है। तो जो ये विलेज का हेडमैन है, उसका रूल इंडिया में भी चलता है और उसका रूल बर्मा में भी चलता है। उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है। एक बेटा बर्मीज आर्मी में भी अगर जाना है तो जा सकता है, और एक इंडियन आर्मी है उसमें भी जा सकता है। उसके बाद फिर वो उन लोगों से थोड़ा घुल मिल के मैं नीचे आया, तो नीचे मुझे वो विलेज के हेडमैन जो थे अंग दिख गए। और उनके साथ उनका बॉडीगार्ड था, जिसके पास एकदम AK-47 था। पहले तो मैं एकदम घबरा गया, मैंने कहा कि क्या होगा नहीं होगा वटेवर। लेकिन
कुछ देर रहने के बाद उनके साथ फोटो वोटो जो भी लिया और फिर मैं वापस लौटा। लेकिन जब मैं वापस लौटा तो एकदम रात हो गई मॉल में और कोई जगह नहीं थी रहने की। और उस दिन रात मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्रिसमस का टाइम था। मुझे लोकल्स ने बोला था कि ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत लूटमारी भी रात को चलती है और आप बाहर से हो और क्रिसमस टाइम पे लोगों को दारू वारू चाहिए रहती है। यो समवेयर डाउन द लाइन कैसे भी करके मुझे समझ नहीं आ रहा था, एक होटल था वो बंद था। फिर मैंने उस ड्राइवर को कॉल किया और वो ड्राइवर ने मुझे कहीं ना कहीं कुछ बोल के बोला कि आप इधर आ जाइए। मैं उधर पहुंचा और वो फिर एक अपने दोस्त के घर मुझे ले गए। वो दोस्त नहीं थे और उनकी खाली वाइफ थी और बच्चे थे 4। और देखिए मैं एक अनजान था, पता नहीं उनको क्या लगा कि वो तो चले गए ड्राइवर साहब। फिर ये मैडम जी जो थी, इन्होंने मेरे लिए पूरा उनका जो ड्राइंग रूम था उसमें सोफा के वो करके एक पूरा बेड सेटअप किया, खाना वाने के लिए पूछा। और मुझे यूं लग रहा था कि देखो मैं इनका कौन लगता हूँ, मैं अनजाना हूँ और ये मेरी क्यों मदद कर रहे। एकदम ठंड था और काफी सारा फियर भी था और मालूम नहीं कि क्या होता नहीं होता। और कोई लेडी यानी किसी अनजान आदमी को क्यों पनाह देगी ये मुझे भी नहीं मालूम पड़ा। लेकिन उनके अंदर उनका दिल इतना, जो कहते हैं ना कि दिलदार था, कि मेरे लिए उन्होंने सब कुछ किया, गर्म पानी दिया, सब कुछ किया। मैं रात भर वहीं रहा उनके साथ, चाय वाय जो हुआ। और सुबह जब मैं उठा और फिर वापस मुझे निकलना था तो ड्राइवर साहब आ गए। मैंने इनको पैसे देने की कोशिश की, उन्होंने मेरे से पैसे नहीं लिए। भाषा तो हमारी ये नहीं थी लेकिन हम साइन लैंग्वेज से ही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने लिया नहीं मेरे कितने भी कहने पे। और फिर अंत में जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे लगा ना सचमुच हम अमीरी को देखते हैं पैसे के एंगल में कि किसके पास कितना नेटवर्थ है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना सोना है। लेकिन इस तरह के भी लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, एक टूटी फूटी सी उनकी कुटिया थी, कुटिया ही कह सकते हैं हमारी भाषा में, लेकिन फिर भी इतना बड़ा दिल था। तो वो मेरे लिए इतने अमीर थे। और ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, इंक्लूडिंग मैं अपने आप को भी बोलता हूँ कि हमारे पास इतना कुछ है लेकिन हम फिर भी किसी को देने लायक रहते नहीं है, या फिर हम अपने बस जो कहते हैं ना कि मैं उसी को पकड़ के रहते हैं। तो बस बहुत ये बहुत कहानी बढ़िया, थी नागालैंड। बहुत बढ़िया प्रकाश, बहुत बढ़िया। अपने पास we are just left with few minutes. Let's just get on to a last item. Sorry, audience, we don't have time for further questions. Over to you, Falgun. मैन वर्सेस वाइल्ड। ओहो सरदारवा, तू तो बियरवा का याद दिला दिया रे। वो भी बिन बाल वाला भलुआ, वो जो डिस्कवरी चैनल में आता है। चुप चुप बुड़बक चुप। बहुत बोलता। एनीवेज सो Falgun, are you there? Yes. हाँ, so anyways, I mean like apologies for the glitch. Towards the end, I would like to thank all of you from Karnavati University and outside also for being patiently listening to us. And I would like to thank Nityanand sir also for the moderation, as well as I would like to thank my entire team, specifically Khushali Sharma for making the brochure and the necessary marketing, Pranav for the overall concept, Falgun for the mimic, and Puneet for the overall, for adding some more spice to it. So thanks a lot, and you can keep updated on our social media IDs. We intend to start a couple of courses also. Wonderful. Thanks a lot, Prakash and Falgun and your whole team for a fantastic evening that we had.
I'm sure all of us participants here from Karnavati as well as outside institutions found this very interesting. Probably 1 hour was very short for us to get an insight into your whole travel, but it was a good beginning, and we will look forward to probably have more sessions with you in future there. Right? Okay, thank you. Thanks all of you. Thanks Parmesh and Sagar for an excellent session coordination work. Probably all of you are fantastic. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yeah, welcome. Yeah. Thank you. Bye and all. Okay.